तो ईटीवी भारत पर आज बातचीत के लिए नीरज शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है ईटीवी भारत पर। आपसे समझना चाहेंगे सर कि जिस हिसाब से बाजार पिछले दिनों लगातार गिरता रहा है और अब इस हफ्ते की बात करें तो काफी अच्छा हफ्ता इस लिहाज से रहा है कि करीब 4-5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है बाजार में। तो कैसे देखते हैं आप इसे कि ये सिर्फ एक थोड़े दिन की तेजी है या टिकने वाली है? सौरभ भाई, बाजार शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह है। जितना पैसा आएगा उस हिसाब से भाव छपेंगे। लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन की तरह है। जितना आपका फंडामेंटल्स होगा उतना ही आपका दाम दिखेगा। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हमने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो कल क्या होने वाला है वो बता सके। तो शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। दूसरे फंडामेंटल्स की आपने बात की सर, तो पिछले दिनों तमाम फंडामेंटल्स जो ग्लोबल संकेत जिनको कहा जाता है वो लंबे समय से एक तरह से कोरोना के बाद से ये पहला दौर ऐसा रहा है पिछले 4-6 महीने का कि इतने बुरे संकेत रहे हैं। फंडामेंटल्स चीजें काफी बदली हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस काफी खराब रही हैं। तो इनको किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? उनका इम्पैक्ट कितने और दिनों तक रहने वाला है सर? सौरभ भाई, आपने सही कहा कि ग्लोबली सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है और लोकली भी कुछ चीजें मंद है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देखिए तो किसी को दो राह नहीं है कि भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसी को ये शंका नहीं है कि भारत के उद्योगपति बिजनेसमैन अब ग्लोबली compete कर सकते हैं और उनकी नजर आज आसमान के ऊपर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने भेजे और हाथ में बल्ला न दे, सर पे हेलमेट न दे, पैरों के लिए पैड न दे, हाथों के लिए ग्लव्स न दे, तो बेचारा क्या खेलेगा? स्टंप लेके अगर मैदान में उतरेगा तो बेचारा क्या रन बनाएगा, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो। हमने अपने उद्योगपतियों को आज इक्विप किया है। जितना चाहे पैसा मिल सकता है बाजार से, इक्विटी या डेट का। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आज भारतीय पोर्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वह दुनिया के किसी पोर्ट से कम नहीं है। टैलेंट का, कैपिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये तीनों मिला के अपने लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ठीक। पॉलिटिकल चीजें, ऑयल प्राइसेस, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट, टैरिफ वॉर ऑफ ट्रम्प, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म को इम्पैक्ट करती रहेगी। जब कोविड का दायरा चला, आपका कोई कंट्रोल नहीं था कोविड के ऊपर। बट अगर आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली तो आपको कोविड एक तो हुआ नहीं, और हुआ तो आपको शायद पता भी नहीं चला। भारत की इम्यूनिटी अच्छी है इस जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म के अंदर। तो इस इम्यूनिटी का आपने जो जिक्र किया वो ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जो आज बाजार में निवेशक हैं, कोरोना के बाद से तमाम नए लोग इन्वेस्टर आए हैं बाजार में, वो चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, हर जगह एक बड़ा चंक आया है इन्वेस्टर्स का नया। उन लोगों ने एक इतनी लंबी बड़ी गिरावट, लंबे दौर की गिरावट एक तरह से पहली बार देखी है। तो ये उनका रियल इम्यूनिटी टेस्ट है। तो उसमें तरह तरह के उनके अंदर कंफ्यूजन आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम अपनी एसआईपी भी बंद कर दें ताकि मार्केट जितना गिर रहा है वो गिर जाए एक बार, उसके बाद से हम शुरू करें। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? क्या सोचे वो, किस तरह से रणनीति बनाए अपनी? सौरभ भाई, अगर आप पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो कई बार मार्केट गिरा है और कई बार मार्केट चढ़ा है। कितने लोग मार्केट को टाइम कर पाए? टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन एक्चुअल करेक्शन। तो मेरी सारे निवेशकों से एक ही विनती है, पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल जान लीजिए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने आप को ये सवाल पूछिए, कोविड के समय में जब मार्केट गिर रहा था आपने क्या किया? अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की, आपका इक्विटी अलोकेशन बढ़ाया, तो आप रिस्क टेकर हैं।
अगर आपने कुछ नहीं किया और जो चल रहा था वो चलने दिया, एसआईपी चलने दी, थोड़ी थोड़ी खरीदारी जो रोज करते हर बार करते थे वो करते रहे, तो आप एक एवरेज रिस्क टेकर हैं। और अगर हम्म, आप डर गए, आपने अपना रिडम्पशन कर दिया, म्यूचुअल फंड का इक्विटी बेच दी, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करना जरूरी है। अगर आप राहुल द्रविड़ है तो फिर उस तरह से खेलिए, अगर आप वीरेंद्र सहवाग है तो फिर उस तरह से खेलिए। दूसरी चीज, आपके गोल्स क्या है। हम्म, लोग घर के बाहर निकले और मंजिल कहाँ है वो पता ही नहीं होता, आप मंजिल पे तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं, आप खाली टहलते रहेंगे। जितना ये घर के बाहर निकलने में जरूरी है उतना ही फाइनेंशियल्स के लिए जरूरी है। किसी को पूछे कि आपने निवेश क्यों किया, और रिटर्न बनाने के लिए। भाई साहब, एक दिन का रिटर्न या 10 साल का रिटर्न? अब वहां पे वो कंफ्यूज है। हम्म, आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल तय करने बहुत जरूरी है। जैसे T20 में आप एक तरह से खेलते हैं, वैसे ही अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो तो आपको उसी हिसाब से निवेश करना है। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, तो निवेश की रणनीति वहां पे अलग रहेगी। तो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल, ये दो चीज एक बार आपने ठान ली, उसके बाद आपको असेट अलोकेशन करना है। हर किसी का यही एक निवेदन होता है मेरे से कि नीलेश भाई, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो बहुत जानकार हो, इतने टीवी पे आते हो, आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी आइटम कल चलने वाली है, मैं वही ले लूं। तो हम्म, मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर मेरे पास उतनी अक्ल होती तो मैं नौकरी क्यों करता, मैं घर पे बैठ के आराम करता और रोज ट्रेडिंग करता। वो नहीं आता इसलिए तो नौकरी करनी पड़ रही है। एंड हमें मार्केट में कोई ऐसा आज तक नहीं मिला है जो हमेशा विनिंग हॉर्स के ऊपर बेट लिया हो। हर किसी के पोर्टफोलियो में नुकसान आता है, हर किसी का कॉल भी गलत जाता है। और हम्म, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप असेट अलोकेशन अपनाइए, ताकि आप महंगाई से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। जब तक आपके पोर्टफोलियो ने महंगाई से ज्यादा रिटर्न कर दिया, तब तक आप खुश रहेंगे, तब तक आप सुखी रहेंगे। जिस दिन महंगाई से कम रिटर्न आया, उसी दिन आपको रोने की नौबत आएगी। तो रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट गोल एंड असेट एलोकेशन, ये तीन चीज अगर लोगों ने सही तरीके से कर ली, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी निश्चिंत है। आप लोग सर एक छोटा एसआईपी जो लेकर के आए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है और कैसे वो किन तरह के निवेशकों को खास तौर से अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये जो एक बाजार का दायरा है इसको कैसे बढ़ाएगा? सो सौरभ भाई, हम लोग अब उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पे पैसों के साथ साथ दुआएं मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जिंदगी सर। में पैसा जरूरी है, उतना हमने कमा लिया है। अब दुआएं बटोरनी है कि लोग याद करें। जब मैं एंगेज हुआ था अपनी मंगेतर से, तो वो टीचर थी कॉलेज में। उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। हम कोई फिल्म के उन दिनों तो थिएटर के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी। हम खड़े रहते थे, कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाता था, मैम ये लीजिए आपके लिए 2 टिकट है, आप चले जाइए, हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे। कभी रास्ते पे खड़े थे, उन दिनों जेब खाली थी तो बस से ट्रैवल करते थे, कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाता था कि मैम मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तो एक रिस्पेक्ट देखी टीचर के लिए। फंड मैनेजर के लिए उन दिनों, एटलीस्ट मेरे लिए तो रिस्पेक्ट नहीं थी। तो हम्म, हमेशा एक सपना रहा सौरभ भाई की कभी अपनी भी इज्जत बने, कभी अपने को भी लोग मान दे। ये चीज आज हम देख रहे हैं। कभी होटल में जाते हैं तो कोई वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी सर पे हाथ रखता है कि नीलेश भाई, आपके फंड में निवेश किया, हमारा पैसा बन गया, तो यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। कभी किसी डॉक्टर के पास चला गया तो फीस नहीं लेते कि नहीं नीलेश भाई, आपके फंड में इतना पैसा बना है, फीस क्या लेना। तो ये जो दुआएं मिलती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम्म, बट सौरभ भाई, अगर आप हमें देखें तो हमारा जो निवेशक का वर्ग है वो आज भी अर्बन इंडिया है, आज भी रिच है, मिडिल क्लास है। हम लोग अभी तक वो सेमी अर्बन रूरल इंडिया में उतने नहीं पहुंचे जितने पहुंचने चाहिए। नीचे के तबके के लोगों के लिए हमने सेविंग्स के लिए उतना नहीं किया जितना करना चाहिए।
एंड सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत किनको है? वो बॉटम वाले लोगों को है। अगर उनको मैंने ज्यादा रिटर्न बना के दे दिया तो इमेजिन करिए कितनी दुआएं मिलेगी। और इसीलिए इस प्रकार के अनुभव से सेबी ने सोचा कि अब हमें 250 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए। छोटी रकम है बट बहुत बड़ा कदम है। एंड सौरभ भाई, मतलब हम लोग हमेशा लोगों से कहते थे कि भाई आपने अपनी एसआईपी कर ली तो अपने ड्राइवर के लिए, मेड के लिए, कुक के लिए कर दीजिए। मेरे एक मित्र थे एक्सिस बैंक में जिन्होंने अपने ड्राइवर के लिए एसआईपी करी। फिर बैंकों में तबादला होता रहता है तो वो दिल्ली से बंबई आ गए। बट वो एसआईपी उन्होंने जो की थी उसका पैसा रहने दिया। कुछ समय पहले ड्राइवर साहब के वहां पे अपनी बेटी की शादी थी, तो न्योता देने के लिए प्रदीप भाई को फोन किया और साथ में कहा कि प्रदीप भाई, वो आपने कुछ निवेश किया था मेरे लिए, अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, बेटी की शादी धाम धूम से कर लूंगा। हम्म। अब प्रदीप भाई ने मतलब देखा, उसका रिडम्पशन करवा दिया। 3 दिन के अंदर उसके खाते में तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए पहुंच गए। उनका निवेश कुछ 1 लाख रुपए के आसपास का था, 4 गुना पैसा हो गया। मोर इम्पोर्टेंटली सौरभ भाई, उनको ये जब पैसे इतनी जल्दी मिल गए, वो उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। ये लोग नॉर्मली साहूकार के वहां पे पैसे रखते हैं या किसी को लोन देते हैं, वो पैसे वापस आने में बहुत समय लगता है। तो रिटर्न तो मिला बट लिक्विडिटी मिली, वो भी उनके लिए बड़ी अचरज की बात थी। जब इस प्रकार के किस्से, इस प्रकार के प्रसंग सुनते हैं, तब लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हम ये छोटी एसआईपी नीचे के तबक्के में पहुंचा दे, वहां पे लोगों को एक निवेश की परिभाषा समझा दे। सही तरीके से निवेश करिए ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान हो जाए, आपको जब चाहे पैसा मिल सके, आपको एक अच्छा सा रिटर्न भी मिल सके उस पोर्टफोलियो में। हाँ, हमारे पे दायित्व बहुत बड़ा है, बिकॉज इन्हें समझाना है कि एसआईपी मतलब पॉजिटिव रिटर्न नहीं, कभी कभार नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। जब नेगेटिव रिटर्न होता है तब आपको निराश नहीं होना चाहिए, बट दैट इज प्रोबेबली द टाइम कि जब आप और पैसा लगाए, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाए, तब आपको ये बीज बोके कितना बड़ा वृक्ष बन सकता है उसका एहसास होगा। तो दायित्व भी है और दुआएं भी बटोरनी है। बस यही हमारी एक हस्र है, मंजिल है, मुकाम है कि छोटी एसआईपी से भारत के हर बंदे का, बंदी का फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम प्रदान कर सके। बिल्कुल। जैसे एक चैलेंज जो जरूर आएगा वो ये कि जो ग्रामीण तबके में लोग रहते हैं रूरल एरियाज में, उनका नॉलेज बेस इतना बड़ा नहीं होता है और कई बार लोग उन्हें बहला फुसला करके गलत जगह उनका निवेश भी करा देते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे आप लोगों ने क्या तैयारी की है कि इन चीजों से कैसे निपटेंगे ताकि उन लोगों को कन्विंस कर सके अच्छे से और उन्हें भी अपना फायदा समझ में आ सके? एक हमने पहले कोशिश की है कि आपको बहुत लिमिटेड फंड ऑफर कर सकें। हमारे पास तो 150 स्कीम होगी, बट हम्म। सारी स्कीम बेचने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 स्कीम ही बेचनी है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है, एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए है, एक रिस्क टेकर के लिए है। दूसरी चीज, हमारा कम्युनिकेशन रहेगा इन निवेशकों के साथ। अब अर्बन इंडिया में आप इंग्लिश में बोले लोग समझ जाते हैं, हिंदी में बोले समझ जाते हैं, बट जब आप सेमी अर्बन रूरल इंडिया में जाते हैं तो यहाँ पे तो बार गांव पे बोली बदलती है। बिल्कुल। आपको गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सब भाषा में बात करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को समझा सकें। तो हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन का। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी भाषा बोलनी आती है, बट हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने वीडियोस, अपने कम्युनिकेशन को जितना लोकल लैंग्वेज में टेलर मेड कर सकेंगे वो करेंगे। तीसरी चीज है कि हम तो लोगों तक पहुंच नहीं सकते, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, पार्टनर है, वह गांव गांव तक पहुंचेंगे। उन्हें इंसेंटिव दिया गया है कि आप कम से कम 24 महीने की एसआईपी कंटिन्यूअसली करें, और 5 साल के लिए एसआईपी चालू करी है तब जाके आपको एक एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। सो वहां पे जो आपका पे आउट है वह फोकस करता है कि आप
लंबी अवधि की एसआईपी लेके आए और कम से कम 2 साल के लिए उसे चलाने में मदद करे। एक बार आदत पड़ गई तो फिर वो गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। More importantly, as Association of Mutual Funds in India, we have zero tolerance for mis-selling. अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को देख ले, उसमें सबसे कम शिकायत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ होती है। और ज्यादातर शिकायत सौरभ भाई जो आती है वो सर्विसेज रिलेटेड है। मेरा नॉमिनी नेम नहीं हुआ, मेरा बैंक अकाउंट चेंज नहीं हुआ, मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं हुआ। बहुत कम मिस सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मिस सेलिंग नहीं हो, उसको सही तरीके से बेचा जाए। एंड आज हमारे पास तकरीबन 5 करोड़ निवेशक है जो हमसे खुश है। उनके जरिए भी हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं सौरभ भाई का एसआईपी सही तरीके से चला रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, तो वही चीज वो अपने ड्राइवर, मेड और कुक को भी पास कर सके, ताकि उनकी एसआईपी भी सही मायने में चले। आपसे सर ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो छोटी एसआईपी है ये किस तरह के स्कीम्स में नहीं लागू होगी? ऐसी भी कोई स्कीम्स है आपके पास जिनको इस दायरे से एकदम बाहर रखा गया है? 90% स्कीम में हम छोटी एसआईपी नहीं ला रहे हैं। हम्म। बिकॉज सौरभ भाई, आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो पहले वी में खेलिए, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में। एक बार नजर सेट हो गई, फिर स्क्वायर कट करना, पुल करना, और फिर एकदम नजर सेट हो गई तो हुक करना। अब हम्म। पहले ही बॉल से अगर आपको हुक करना सिखा दे तो शायद उतना सही नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि एकदम सिंपल, जो बेसिक प्रोडक्ट कहते हैं, सिर्फ दाल रोटी चावल सब्जी लोगों को देना है। हमें कोई मतलब वीगान फूड नहीं डालना है, कोई एक्सोटिक फूड नहीं डालना है। भाई ये दाल रोटी चावल सब्जी है, इससे खाइए, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बनती रहेगी। एक बार लोगों को इसका अनुभव हो गया, 3-4 साल तक उन्होंने एसआईपी के बिहेवियर को समझ लिया, हमने उनके बिहेवियर को समझ लिया, उसके बाद नए प्रोडक्ट देते रहेंगे। एक सलाह आपसे पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी चाहिए कि क्योंकि बाजार अपने टॉप से काफी नीचे है, तो इस वक्त का इस्तेमाल वो किस तरह से करें और किन सेक्टर्स पर फोकस करें? अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपीज जो है उनको अपग्रेड करने में कुछ और अमाउंट उसमें डाल सकते हैं क्या? तो अगर ये चीजें लोग करना चाहें तो किन सेक्टर्स को, किस तरह के प्लान को, स्कीम्स को वो चूज करें? सौरभ भाई, जब भी एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव हो जाए, जबकि एसआईपी के रिटर्न कम हो जाए, तब डेफिनेटली एसआईपी टॉप अप करना चाहिए। आज मार्केट ऊपर के लेवल से सिर्फ तकरीबन 10-12% नीचे है। तो इतना कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है कि आप अपने पोर्टफोलियो अलोकेशन को बदल दे। जो हम्म। एग्जिस्टिंग एसआईपी उसे चलाते रहे। जब भी एग्जिस्टिंग एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव हो जाए, बहुत कम हो जाए, लो सिंगल डिजिट में, तब एसआईपी टॉप अप की सोचिए। सेकंड, आपकी इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ाना चाहिए। तब भी आप एसआईपी टॉप अप की सोचिए। मार्केट के करेक्शन की वजह से एसआईपी बढ़ानी चाहिए ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई नई एसआईपी करनी है बिकॉज आपकी इनकम बढ़ी है, तो डेफिनेटली आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख सकते हैं। आज की तारीख में लार्ज कैप काफी सस्ते हुए हैं, अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू के आसपास है। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप एसआईपी नहीं करने की सोच सकते हैं। मार्च का महीना है, लोग टैक्सेशन के लिए भी सेविंग्स करते हैं। मैं कहता हूं मार्च को भूलिए, बट अप्रैल से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप एसआईपी चालू कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मार्च को आपको चिंता नहीं करनी पड़े कि भाई अब मार्च का महीना आ गया, मैं कहाँ पे निवेश करूं। निवेश तो जितना जल्दी हो वैसे करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जाते हुए फाइनेंशियल ईयर से जुड़ा ही मेरा अगला सवाल था कि पूरे इस फाइनेंशियल ईयर को 2024-25 को आप कैसे देखते हैं और आने वाले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? सो सौरभ भाई, आपको पता होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन जब टेस्ट कारकिर्दी शुरू किए तो पहले 3 टेस्ट में 3 शतक लगा दिए, और चौथे टेस्ट में शतक नहीं लगा पाए। तब किसी ने ये नहीं कहा कि अरे मोहम्मद अजहरुद्दीन कैसा बैट्समैन है, शतक नहीं लगा पाया, आउट हो गया। भाई लॉ ऑफ एवरेज है। हर
गेंद पे छक्का मारना मुश्किल है, वैसे ही हर पारी में शतक लगाना मुश्किल है। हम्म, हमारी इक्विटी मार्केट ने 9 कैलेंडर ईयर पॉजिटिव रिटर्न दिया था। कहीं ना कहीं तो लॉ ऑफ एवरेज कैचअप होना था, तो 10वें जी। साल पे शायद पॉजिटिव रिटर्न ना मिले या कम मिले। बट अल्टीमेटली अगर आप में कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, तो 100% आप बाद में रन बना के रिटर्न बना ही देंगे। तो भारतीय ग्रोथ स्टोरी, वो कहते हैं ना कि सूर्य की तरह चमकती रहेगी। हाँ, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और इसीलिए आप बेफिक्र होके लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। 1 साल में इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए, 5 साल का व्यू लेके निवेश करना चाहिए। एक मतलब लाइटर वेन में कहता हूँ, सौरभ भाई, हमने रामायण पढ़ी है, उसमें लंका सोने की थी ऐसा लिखा है। अयोध्या के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो रेत पत्थर की ही होगी। अयोध्या तो राजा राम की नगरी थी, भगवान श्री राम की नगरी थी, लेकिन फिर भी वहां पे उतनी लक्ष्मी माता की कृपा क्यों नहीं हुई? और लंका तो रावण की नगरी थी, दानव की नगरी थी, बट वहां पे लक्ष्मी माता की कृपा तो दिख रही थी। हम्म, अब वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने तो इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने ही अपना तर्क लगाया। जो लंका के निवासी थे वो कुंभकर्ण के रिलेटिव्स थे, निवेश करते थे 14 साल के लिए, भूल जाते थे, और हम्म, 14 साल के बाद देखते थे कि जो बीज बोया उसमें से कितना घना वृक्ष बना। अयोध्या के निवासी हमारे रिलेटिव्स थे, तो ट्रेडिंग करते रहते थे एफएनओ के अंदर, उसमें पैसा जाता ही था, बनता नहीं था। सेबी खुद कहती है 90% निवेशक एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान करता है, लेकिन हाँ, 100% निवेशकों को लगता है कि हम तो वो बैलेंस 10% में आते हैं, बाकी लोग ही 90% में आएंगे। मैथमेटिकली ये कैसे हो सकता है? तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, लक्ष्मी माता की कृपा तभी आपके ऊपर होगी। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपकी सलाह से हमारे सभी दर्शक जो है इस राय को मानेंगे और लंबी अवधि का निवेश करेंगे और उनका पोर्टफोलियो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।